हेलो एवरीवन, पॉलिटी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल और आज हम सब पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 20 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरे मई मंथ में हम सब पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे और फिर पूरा पॉलिटी अगले मंथ में यानी जून में आर्टिकल को छोड़ करके जितना भी टर्म्स बचेगा वो सब हम सब अगले महीने में देख लेंगे। यानी 60 दिन के आसपास में आपका पूरा पॉलिटी अच्छे ढंग से समाप्त हो जाएगा। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल आज हम सब आर्टिकल का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम सब करेंगे भाग 3 जिसमें है मौलिक अधिकार और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। लेकिन आज हम सब देखेंगे 12 से लेकर के 20 तक अनुच्छेद, क्योंकि हम सब डेली 10 देखते हैं तो 11 तक हम सब देख चुके थे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अब, ठीक है। तो संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहा है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नी कार्टा की संख्या दी गई है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, मैग्नी कार्टा की संख्या भाग 3 को बोला जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है, जिसमें से आप ये एक बार चार्ट याद रखेंगे। पहला समता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक है, अभी आगे हम सब डिटेल में जानेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर है 6 नंबर संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर आपका अनुच्छेद 32 वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सब डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये 7 मूल अधिकार हैं, लेकिन इनमें से जो एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। तो कब रिमूव किया गया है ये हम सब जानते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। यानी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, पहले तो 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार दे दिया। कहां पे दे दिया? तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 12 में आता है। तो ये जो एक्सेप्शन केस होता है, जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, यही सब आपका प्रश्न बनेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सूची में आता है, इसको वीवीआई कर लेंगे। चलिए अब हम सब पढ़ते हैं आर्टिकल 12 क्या बोलता है। अगले 1 से 2 दिन हम सब अब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्कस करेंगे। आज 12 से 20 तक करने वाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12, इसके अंतर्गत निम्न आते हैं। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी यानी अथॉरिटी आते हैं, ठीक है। तो जो भी अथॉरिटी है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संविधान के अंतर्गत ये सारा कुछ आता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 उतना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन 14 से फिर महत्वपूर्ण है। फिलहाल जान लेते हैं अनुच्छेद 13 क्या बोलता है। मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, यानी वह न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। यानी आप बोल रहे हैं कि एक चीज मूल अधिकार है, ठीक है, अब सरकार बोल रही है नहीं ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन फैसला करेगा? तो ये अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को मिला है आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को मिला है अनुच्छेद 226 के तहत। अब वो देखिए डिसाइड करेगा कि ये गैर संवैधानिक है, अवैध है या फिर मूल अधिकार है या नहीं है, ठीक है। आप क्लेम करेंगे, सरकार अगर आपकी बात नहीं मानेगी, आप बोलेंगे कि नहीं ये मेरा मूल अधिकार है, सरकार बोलेगी नहीं आपका मूल अधिकार नहीं है, तो दोनों कहां जाएंगे? वहां पे जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट को ही बस अधिकार है, वो भी कौन से कोर्ट को? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत यह प्राप्त है कि वह किसी विधि को मूल अधिकार उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। यानी आपके पक्ष में भी निर्णय ले सकता है और सरकार के पक्ष में भी निर्णय ले सकता है, ये कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 बहुत बार एग्जाम में आया है। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। यहाँ पे वीडियो को काटिए, विधि कर लीजिए, बोलने में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको अच्छे ढंग से आपको समझाता हूं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से
या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि दो अलग अलग व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत जो भी चीज फॉलो किया जाएगा वो सारे व्यक्तियों के लिए लागू होगा। उसमें धर्म, जाति, वंश ये सब नहीं देखा जाएगा, सब व्यक्ति के लिए समान नियम। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें दो फैक्ट्स जरूर आप याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद भी है, इसको जान लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको आर्टिकल 1 लाइनर नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसमें बीएसएससी के बच्चे के साथ साथ बीपीएससी वाले भी देखते हैं, तो बीपीएससी वाले के लिए डिटेल में जानना की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और आप अगर 1 लाइनर याद करेंगे तो बहुत सारा केस छूट जाएगा, और छूटना नहीं चाहिए। एक बार मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा अच्छे ढंग से और आपका सारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन केस भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या अपवाद है समझते हैं। समता के अपवाद जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 361 के तहत। देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे। ये सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है, हम सब आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है, हम सबको जवाबदेही होना पड़ेगा। तो ये यहीं पे इसी को बोलते हैं अपवाद, यानी यहाँ पे भिन्नता पाई गई कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब वो अभी पद पे कार्यरत हैं, उस टाइम न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद के दौरान किसी भी न्यायालय में कार्यवाही चालू नहीं रखी जाएगी। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति राज्यपाल रूल कर रहे हैं, अभी कार्य पे बने हुए हैं, अपने पद पे बने हुए हैं, तो उनके पद के दौरान किसी भी न्यायालय में कार्यवाही चालू नहीं रखी जाएगी। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद पर रहने के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास किसी भी न्यायालय द्वारा प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चौथा देखिए, एक और अपवाद है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उसके कार्यकाल के दौरान दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, सूचना कम से कम 2 महीने देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये मुकदमा चला सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, जो कि आपको जान लेना चाहिए। तो यही सिर्फ शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, इसके अलावा कंट्री के किसी भी व्यक्ति को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे समता का अधिकार का थोड़ा सा जो है हनन हुआ है। ठीक है, जहां अपवाद पढ़ना होगा वहां हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 15 क्या है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। यानी इसमें 2 कठोर शब्द की व्यवस्था की गई है, विभेद और केवल। विभेद का अर्थ क्या हो जाता है, किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। केवल का मतलब क्या हो गया, अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के हो, आपको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी संरक्षण आपको आर्टिकल 15 करता है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए, आर्टिकल 16 क्या है, लोग नियोजित की विषय में अफसर की क्षमता। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की क्षमता होगी, समान अवसर मिलेगा। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य में जो भी पद के लिए आपको स्वीकृति देनी है, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, उसमें आपको जो चुनेगा तो वो ऐसा नहीं कि आपको किसी विशेष रूप से चुनेगा, वो सबके लिए बराबर होगा, कंपटीशन सबके लिए बराबर होगा। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान पर रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। ये नहीं कि आप झारखंड के हैं तो बिहार में आप आकर रोजगार नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सभी को समान अधिकार है। बिहार के लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में जाकर काम करते हैं, वहीं बिहार में भी बहुत सारे लोग आते हैं दूसरे राज्यों के, तो यहाँ समान अधिकार की बात की जा रही है। सबको समान अवसर मिलेगा नियुक्त होने के लिए किसी भी पद पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। अनुच्छेद 16 में अपवाद है, क्या है, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। देखिए, कोई तबका बहुत नीचे है, कोई तबका बहुत ऊपर है, तो नीचे तबके के लोगों को ऊपर तक यानी समानता तक पहुंचाने के लिए आरक्षण का आधार लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत प्रकार के आरक्षण होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को इकोनॉमी के आधार पे भी आरक्षण दिया गया, जिसको EWS बोलते हैं, 10% आरक्षण मिला। तो ये होता है कि कमजोर तबका का लोग है
वो बहुत सारे चीजों को फेस करता है, इस वजह से वो बहुत पीछे रह जाता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये राज्य सरकार नियुक्ति के लिए कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर भी व्यवस्था किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 16 में अपवाद है कुछ, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे। अपवाद का मतलब होता है कि उससे हटकर, मतलब जो समानता है उससे हटकर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17। क्या है? यह अनुच्छेद अपराध का अंत करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप से आचरण निषेध करता है, ठीक है। अब ये अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के खिलाफ उनकी जाति और व्यवसाय के आधार पर भेदभाव करना, तो इसको संरक्षित करने का काम अनुच्छेद 17 करता है। इसे खत्म करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया था और बाद में 1976 में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दे दिया गया, ठीक है। तो बीपीएससी में 69 बीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका था। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 17। आप प्रश्न पत्र उल्टा कर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल होगा अब 18 नंबर, परिभाषा। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, इतना आप याद रखिए। इसके संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है, देखिए क्या क्या 4 प्रावधान दिया गया है। पहला, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य का कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा देखिए, यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, यानी भारत सरकार का कोई उच्चायुक्त है या फिर कोई पद पे काम करता है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपहार यानी उपाधि नहीं लेगा, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति जी सहमति नहीं देंगे वो स्वीकार नहीं करेगा। चौथा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद पर, यानी कोई भी व्यक्ति राज्य में काम करता है, राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी पद पर है, तो वह कोई किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट या उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रावधान इसमें किए गए हैं अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। चलिए थोड़ा एक और सेंटेंस याद रखिए। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियों को उचित बताया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखें। चलिए आर्टिकल 19 पर चर्चा करते हैं हम सब। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयों कुछ अधिकार का संरक्षण करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है, ठीक है। अब ये 6 अधिकार आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, कोई भी आप अनशन वगैरह कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है, उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तीसरा, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, आप कोई भी समिति बना सकते हैं वेलफेयर के लिए। चौथा है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का संचरण का अधिकार है, आप किसी भी राज्य क्षेत्र में आ जा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है। पांचवा है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में घूमने और बस जाने या निवास करने का भी अधिकार आपको देता है। इसके अलावा छठा, कोई भी व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो कोई भी व्यापार वो कर सकता है, ये भी आर्टिकल 19 अधिकार देता है हम सबको, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी आर्टिकल हम सब देखते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? किसी भी दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20, ठीक है। इसमें 3 एक्सेप्शन है, इसको समझते हैं हम सब, फिर वीडियो का अंत करेंगे। कल के वीडियो में आर्टिकल 21 से लेकर के 30 तक हम सब देखेंगे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 20 में हम सब समझ गए। इसमें इसके संबंध में 3 व्यवस्था किया गया है। पहला क्या? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने का समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो। मतलब कि कोई व्यक्ति को आप तब तक अपराधी नहीं घोषित कर सकते हैं जब तक कि वह कोई ऐसा काम किया हो जो कि भारत के संविधान के अपराध श्रेणी में आता हो, ठीक है। दूसरा बात है दोहरी क्षति नहीं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी कोई चोरी कर रहा है तब उसको बार बार दंडित किया जा रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 20 कहता है, ठीक है। आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बात करता हूं, अगर आपको कोई भी आर्टिकल, इवन कोई भी क्वेश्चन साइंस का हो या फिर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसमें आपको नहीं समझ में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर दीजिए। मैं एक ऐसा सेशन डिस्कस कर लूंगा
या तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा जिसमें सस्पेंस जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको एक ही वीडियो में हम सब हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आर्टिकल समझ में नहीं आया या कोई भी वीडियो का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल यू।